आज के इस गहरे विश्लेषण में हम एक ऐसी कंपनी की सच्चाई को अनपैक करने वाले हैं जो ना किसी भी ट्रेडिशनल फाइनेंशियल एनालिसिस को थोड़ा कंफ्यूज कर सकती है। आई मीन एथर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। हाँ, और इनका प्रोफाइल डेफिनेटली पहली नज़र में काफ़ी विरोधाभासी लगता है, पैराडॉक्सिकल है काफ़ी। राइट, वही मैं सोच रही थी। मतलब सोचिए, एक ऐसी कंपनी जिसका रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आरओई पिछले 3 सालों में लगभग एक सेविंग्स बैंक अकाउंट के इंटरेस्ट रेट के आसपास रहा है। लगभग 8.07% के आसपास। एग्जैक्टली। लेकिन इसके बावजूद मार्केट उसके शेयर को 65.2 मतलब 65.2 के एक एस्ट्रोनॉमिकल P/E रेशियो पर खरीदने को तैयार बैठा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। बिल्कुल, और ये पैराडॉक्स ही तो सबसे दिलचस्प हिस्सा है इस डिस्कशन का। सही कहा। तो किसी कंपनी का बाहरी रूप देखना ना एक मूवी का ट्रेलर देखने जैसा होता है, लेकिन उनकी बैलेंस शीट और मैनेजमेंट कमेंट्री पढ़ना उस मूवी की एक्चुअल स्क्रिप्ट पढ़ने जैसा है। और आज हम वही स्क्रिप्ट पढ़ने वाले हैं। एदर के Q4 की अर्निंग्स कॉल और स्क्रीनर डेटा का पोस्टमार्टम करेंगे हम। राइट। हमारा मकसद ये देखना है कि क्या इनका जो अग्रेसिवली कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और एडवांस्ड R&D की तरफ बढ़ना है, क्या वो इन्हें एक आम केमिकल सप्लायर से उठाकर एक इंडिस्पेंसिबल ग्लोबल टेक्नोलॉजी पार्टनर बना देगा। जो लोग इन्वेस्टमेंट रिसर्च या केमिकल सेक्टर के चाइना +1 स्ट्रैटेजी के रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशन को समझना चाहते हैं ना, उनके लिए डेटा काफ़ी कुछ क्लियर कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस फ्यूचर की बड़ी बड़ी बातों पर आने से पहले मुझे लगता है हमें करंट फाइनेंशियल फाउंडेशन को समझना होगा। जरूरी है। पी रेशियो हमेशा आगे की तरफ देखता है, पीछे नहीं। मार्केट हमेशा आने वाले कैश फ्लोज को आज प्राइस करने की कोशिश करता है। और अगर हम ईदर की पूरी FY26 की परफॉर्मेंस देखें ना, जो कि काफी शानदार रही है वैसे। हाँ, बहुत स्ट्रांग रही है। उनका रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले लगभग 38% बढ़कर 11,601 मिलियन रुपए हो गया। वाह, 38%। राइट। और ऑपरेटिंग लेवल पर देखें तो ईबिटा में 53% का बड़ा उछाल आया और उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी PAT 39% बढ़कर 2195 मिलियन रुपीस पर पहुंच गया। एक फाउंडेशन डेफिनेटली बन रही है। लेकिन कहानियां सीधी लाइन में आगे नहीं बढ़ती ना। आई मीन पूरे साल के ये मजबूत नंबर्स अपनी जगह है, पर जब हम इनके आखिरी क्वार्टर यानी Q4 के फिगर्स पर जूम इन करते हैं तो रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में Q3 के मुकाबले एक क्लियर गिरावट दिखती है। हाँ, Q4 में अचानक से कुछ स्पीड ब्रेकर्स आ गए थे। वही तो, एक तरफ पूरे साल में इतनी बढ़िया ग्रोथ और Q4 आते आते एक फास्ट हाईवे पर अचानक से एक डिप। कोई भी देखेगा तो थोड़ी घबराहट तो होगी। बिल्कुल। इन नंबर्स का पोस्टमार्टम करना जरूरी है क्योंकि मार्केट ऐसी इरेगुलरिटीज पर ओवर रिएक्ट कर सकता है। Q4 की इस गिरावट के पीछे मैनेजमेंट ने 2 स्पेसिफिकली वन ऑफ घटनाओं का जिक्र किया है। राइट। एक इंश्योरेंस क्लेम और एक आग लगने का इंसिडेंट था, है ना? एग्जैक्टली। वन ऑफ मतलब जो बिजनेस के नॉर्मल ऑपरेशन का हिस्सा नहीं है। पहली बात तो ये कि Q3 में एथर को लगभग 200 मिलियन रुपीस का एक ALOP क्लेम मिला था। ALOP मतलब? एडवांस लॉस ऑफ प्रॉफिट, राइट? हाँ, ये एक इंश्योरेंस टर्म है। होता क्या है कि जब किसी फैक्ट्री में आग लगती है तो सिर्फ वहां रखा सामान ही नहीं जलता। जब तक फैक्ट्री बंद रहती है तब तक कंपनी को जो मुनाफा होने वाला था वो भी रुक जाता है। अच्छा, तो ये ALOP इंश्योरेंस उसी रुके हुए मुनाफे की भरपाई करता है। सही पकड़ा आपने। तो Q3 में ये 200 मिलियन रुपीस उनकी इनकम में जुड़ गए थे, जो कि आम बिजनेस की कमाई नहीं थी। और जाहिर है Q4 में ऐसी कोई वन टाइम इनकम थी नहीं। समझ गई। और दूसरा रीजन वो मार्च 2026 में हुई एक आग की घटना थी जिसका असर सीधा Q4 के खर्चों पर पड़ा। उन्हें लगभग 70 मिलियन रुपीस का इन्वेंट्री लॉस राइट ऑफ करना पड़ा था। 70 मिलियन का राइट ऑफ छोटी बात नहीं है। लेकिन यहाँ मेरा एक थोड़ा पुशबैक बनता है। देखिए, मैनेजमेंट बेशक इसे वन ऑफ कह रही हो, पर पैटर्न कुछ और इशारा कर रहा है। आप नवंबर वाले इंसिडेंट की बात कर रही हैं? एग्जैक्टली। नवंबर 2023 में भी इनकी साइट 2 पर आग लगी थी, जिसका क्लेम अभी Q1 FY27 में आना बाकी है। और अब मार्च 2026 में एक एक्सटर्नल वेयरहाउस में दोबारा आग लग गई। एक केमिकल कंपनी में अगर ऐसी बार बार फायर इंसिडेंट्स हो रहे हैं तो क्या इसे सच में नॉन इवेंट मानना चाहिए? वही ना, क्या इन्वेस्टर्स को इस फायर सेफ्टी इशू को एक रेड फ्लैग की तरह नहीं देखना चाहिए? देखिए, आग को कभी हल्के में नहीं लिया जा सकता, केमिकल सेक्टर में तो बिल्कुल नहीं। लेकिन दोनों इंसिडेंट्स को थोड़ा अलग करके देखना होगा।
मैनेजमेंट का स्पेसिफिकली इस मार्च वाली आग पर कहना है कि ये उनके प्रोसेस फेलियर का नतीजा नहीं था। मतलब उनकी गलती नहीं थी। उनके हिसाब से नहीं। ये आग उनके वेयरहाउस से शुरू नहीं हुई थी, बल्कि पड़ोसी फैसिलिटी से फैल कर आई थी। और उनका दावा है कि उनके वेयरहाउस के अंदर के जो सेफ्टी सिस्टम्स हैं, उन्होंने बिल्कुल सही टाइम पर रिएक्ट किया। अच्छा, तो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ? बस अपर फ्लोर पर रखा पैकिंग मटेरियल जला, जैसे ड्रम्स और गत्ते वगैरह। किसी केमिकल स्पिल या एक्सप्लोशन जैसी बात नहीं हुई, ना कोई कैजुअलिटी हुई। तो सेफ्टी सिस्टम्स ने इफेक्टिवली काम किया, जो थोड़ा कॉन्फिडेंस तो देता है। पर हाँ, मार्केट्स इनकी फायर सेफ्टी कंप्लायंस को आगे और क्लोजली वॉच करेगा। मेक सेंस। लेकिन आग से भी ज्यादा बड़ा ऑपरेशनल दर्द जो मुझे दिख रहा है वो उनका वर्किंग कैपिटल साइकिल है। स्क्रीनर का डेटा यहाँ एक क्लियर पेन पॉइंट दिखा रहा है, 179 यानी 179 डेज का वर्किंग कैपिटल। हाँ, 179 डेज सच में एक बड़ा स्ट्रेच है। I mean, इसका मतलब है कि कंपनी का पैसा लगभग 6 महीने तक उनके रॉ मटेरियल्स या गोडाउन में बने माल में फंसा रहता है। और अगर कैश इतनी देर फंसा रहेगा तो डेट लेना पड़ेगा। उस लो 8% ROE की वजह यही रोटेशन की कमी लगती है मुझे। ये कनेक्शन बिल्कुल एक्यूरेट है, पर इसके पीछे एक डिलिबरेट एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी भी है। जब भी कोई केमिकल कंपनी नए प्लांट शुरू करती है, जैसे ईथर अपनी नई साइट 3++ और बड़ी साइट 5 तैयार कर रहा है, तो कि उन्हें प्लांट चलने से पहले रॉ मटेरियल खरीदना पड़ता होगा। एग्जैक्टली, महीनों पहले रॉ मटेरियल बल्क में आता है, फिर वैलिडेशन बैचेस चलते हैं, जहां ट्रायल के तौर पर मॉलिक्यूल बनाया जाता है, कस्टमर को टेस्टिंग के लिए बेचते हैं। इस पूरे फेज में पैसा लगातार इन्वेंट्री में जाता है, पर सेल आने में वक्त लगता है। ओह अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि जब ये नई साइट्स फुली ऑपरेशनल हो जाएंगी तब ये इन्वेंट्री फटाफट कैश में कन्वर्ट होना शुरू होगी। बिल्कुल, मैनेजमेंट इस बात को लेकर काफी वोकल थी। उनका इमीडिएट टारगेट FY17 के अंत तक इस वर्किंग कैपिटल साइकिल को घटाकर 160 डेज या एग्रेसिव केस में 150 डेज तक लाने का है। पर तब तक तो खर्चे चलाने के लिए डेट लेना पड़ेगा ना? हाँ, FY27 में उनका डेट लगभग 200 से 250 करोड़ रुपए बढ़ने का क्लियर अनुमान है उन्हें। लॉन्ग टर्म गेन के लिए ये शॉर्ट टर्म पेन झेलना ही पड़ेगा। राइट। तो ये तो हुई इनकी अंदर की बात, लेकिन किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस सिर्फ उनके कंट्रोल में नहीं होती, बाहर दुनिया में क्या हो रहा है उस पर भी डिपेंड करती है। और अभी जो ग्लोबल सप्लाई चेन में उथल-पुथल मची है, एथर उसका काफी अच्छा फायदा उठा रहा है। आप स्पेसिफिकली किस बारे में बात कर रहे हैं? वो जो अर्निंग्स कॉल में फिगर दिया गया था, लगभग 20% ग्लोबल ऑयल कैपेसिटी ऑफलाइन हो चुकी है। इसकी वजह से इथिलीन और प्रोपिलीन जैसी बेसिक सप्लाई चेन्स हिली हुई हैं। हाँ, और केमिकल इंडस्ट्री एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करती है। अगर सोर्स पर थोड़ी कमी आती है ना, तो डाउनस्ट्रीम यानी फाइनल प्रोडक्ट्स तक सप्लाई चेन टाइट हो जाती है। आमतौर पे तो रॉ मटेरियल की कमी डराती है कंपनीज को। डराती है क्योंकि कॉस्ट बढ़ जाती है, लेकिन एथर ने यहाँ अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली। सप्लाई की कमी मतलब प्राइसिंग पावर। Q4 में उनके लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जिसे मेलिसम कहते हैं, उस सेगमेंट में उन्होंने ईयर ऑन ईयर 20% का प्राइस हाइक लिया है। 20%? वो भी एक क्वार्टर में? हाँ, और मैनेजमेंट मानती है कि ये हायर प्राइसेस अगले मीडियम टर्म तक सस्टेन करेंगे, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई इतनी जल्दी ठीक नहीं होने वाली। वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ मैं ना इंडिया के उस क्लासिक नैरेटिव को लाना चाहूंगी, डेमोग्राफिक डिविडेंड वाली बात। हमारी आबादी 1.6 बिलियन है और 7% लोग 30 साल से कम उम्र के हैं। ये क्लियरली लेबर कॉस्ट को कंपेटिटिव बनाता है। सही बात है, सस्ता लेबर एक बड़ा एडवांटेज है। लेकिन स्क्रीनर डेटा देखते हुए मुझे एक सवाल परेशान कर रहा था। एथर के कंपेटिटर्स में पिडिलाइट, गुजरात फ्लोरोकेम और BASF जैसी जायंट्स हैं। BASF जैसी लेगेसी कंपनी जिसका 100 साल का इतिहास है। जब आप ऐसी कंपनी से compete कर रहे हो तो सिर्फ हमारा लेबर सस्ता है कहकर आप उन्हें हरा नहीं सकते। बिल्कुल नहीं हरा सकते हैं। BASF का स्केल इतना बड़ा है कि वो ये कॉस्ट आर्बिट्रेज को वैसे ही बीट कर देंगे। तो एथर आखिर प्रोसेस इंजीनियरिंग में ऐसा क्या सीक्रेट वेपन यूज कर रहा है जो इन्हें एक प्रेफर्ड पार्टनर बना रहा है? ये एनालिसिस एकदम ऑन पॉइंट है आपका। देखिए, सस्ता लेबर सिर्फ बेसिक कमोडिटी केमिकल्स में फायदा देता है, स्पेशलिटी केमिकल्स में नहीं। एथर का असली मोट उनकी कोर मैन्युफैक्चरिंग फिलॉसफी में छुपा है। कैसी फिलॉसफी? केमिकल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा चैलेंज इनोवेशन नहीं होता, बल्कि स्केल अप होता है। स्केल अप यानी लैब में छोटे स्केल पर बनाकर बड़ी फैक्ट्रियों में बनाना। एग्जैक्टली। होता क्या है कि एक केमिस्ट लैब में एक फ्लास्क में नया मॉलिक्यूल बना लेता है,
पर जब आप उसी प्रोसेस को 10,000 लीटर के बड़े रिएक्टर में डालते हैं तो हीट ट्रांसफर, प्रेशर सब पूरी तरह बदल जाता है। राइट, रिएक्शन फेल भी हो सकता है। फेल क्या, प्लांट ब्लास्ट हो सकता है अगर ठीक से हैंडल ना हो। ज्यादातर कंपनीज में केमिस्ट अलग काम करते हैं और इंजीनियर्स अलग। लेकिन ईथर में डे 1 से जब नया केमिकल डिजाइन हो रहा होता है, केमिकल इंजीनियर्स उन केमिस्ट के साथ उसी लैब में बैठते हैं। ओह वाओ, तो वो स्टार्टिंग से ही इंडस्ट्रियल स्केल की प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हैं। हाँ, और इसको टेस्ट करने के लिए उन्हें एक मिनिएचर फैक्ट्री चाहिए होती है, जिसे पायलट प्लांट कहते हैं। ईथर का पायलट प्लांट दुनिया के सबसे एडवांस सेटअप्स में से एक है। वहां एक साथ 15 इंडिपेंडेंट स्ट्रीम्स चल सकती हैं। 15 स्ट्रीम्स, मतलब पैरेलल एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं काफी सारे। सही कहा, क्योंकि मैनेजमेंट एक बहुत इंटरेस्टिंग फ्रेज यूज करती है। फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग शुड बी हैड विद अ कप ऑफ टी। विद अ कप ऑफ टी, मतलब चाय पीते हुए मैन्युफैक्चरिंग। हाँ, इसका मतलब है कि प्रोसेस इतना सॉलिड होना चाहिए कि जब एक्चुअल प्लांट में पहला बैच बने तो किसी को टेंशन ना हो, आराम से चाय पीते हुए मॉनिटर किया जा सके। ये बहुत क्लेवर है और ग्लोबल इनोवेटर्स यही प्रिडिक्टेबिलिटी ढूंढते होंगे। वो नहीं चाहते होंगे कि 10,000 लीटर टैंक में रिएक्शन फेल हो जाए। एथर उन्हें ये इंजीनियरिंग कॉन्फिडेंस बेच रहा है, यही उनकी असली ताकत है। एग्जैक्टली। और अब आते हैं इस बात पर कि इस एडवांटेज को वो अपने बिजनेस मॉडल में कैसे यूज कर रहे हैं। स्क्रीनर का रेवेन्यू ब्रेकडाउन देखिए, एक पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो रही कंपनी दिखेगी आपको। हाँ, वो डेटा मैं देख रही थी। FY24 में इनका रेवेन्यू मिक्स आम केमिकल सप्लायर्स जैसा ही था। 59% यानी 59% रेवेन्यू इनके LSM प्रोडक्ट से था। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग यानी CM 26% था और CRMS सिर्फ 14%। लेकिन पिछले क्वार्टर आते आते CRMS और CM मिलकर 55% यानी 55% हो चुके हैं। LSM का शेयर गिर रहा है और मैनेजमेंट का टारगेट और भी बड़ा है। टारगेट FY30 तक 70% CM और CRMS का है ना, और LSM 30% रह जाएगा। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ा DNA शिफ्ट है। मैं इसको एक टेक एनालॉजी से देखती हूँ। ट्रेडिशनल LSM बेचना ना वैसा है जैसे पहले हम सॉफ्टवेयर की फिजिकल CD बेचते थे। एक बार बेचा, बात खत्म, अगली बार नया कस्टमर ढूंढो। सही कहा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और SRAMs वो आज के SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मॉडल की तरह है। एक बार कस्टमर आपके प्लेटफॉर्म पर आ गया, टेस्टिंग हो गई, तो एक स्टिकी रिलेशनशिप बन जाती है। वो इकोसिस्टम में लॉक इन हो जाते हैं। ये लॉक इन इफेक्ट ही इस मॉडल की जान है। SRAMs आमतौर पर एक सर्विस इनकम की तरह शुरू होता है। इनोवेटर के पास मॉलिक्यूल का आइडिया है, एथर R&D करके प्रोसेस बनाता है जिसका उसे फिक्स्ड पैसा मिलता है। और जब मॉलिक्यूल पास हो जाता है तब क्या? तब एथर ही उस प्रोडक्ट का एक्सक्लूसिव मैन्युफैक्चरर बन जाता है। वहां से SRAM एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में तब्दील हो जाता है। लेकिन एक सेकंड, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल के प्राइसेस का बड़ा रिस्क होता है ना। अगर उन्होंने 5 साल के फिक्स प्राइस पर कॉन्ट्रैक्ट किया और रॉ मटेरियल डबल हो गया तो मार्जिन तो गायब हो जाएंगे। वहीं पर ओपन कॉस्ट P&L मॉडल काम आता है। इनके कॉन्ट्रैक्ट ज्यादातर ओपन कॉस्ट होते हैं। इसका मतलब प्रॉफिट मार्जिन फिक्स रहेगा। अगर रॉ मटेरियल महंगा होता है तो वो कॉस्ट कस्टमर उठाता है, ईथर नहीं। रियली? कस्टमर उठाता है? हाँ, ईथर को अपनी सर्विस और प्रोसेस का पैसा मिलेगा, इसलिए इनकी कमाई में वो आम कमोडिटी वाली वॉलेटिलिटी नहीं आती। ओह, तभी मार्केट इनको इतना हाई PE रेशियो और 6 टाइम्स बुक वैल्यू दे रहा है। वो करंट ROE नहीं देख रहे हैं, वो इस स्टिकी SaaS लाइक प्रेडिक्टेबिलिटी को प्राइस इन कर रहे हैं। एग्जैक्टली। लेकिन इस हाई एंड स्पेस में और CRMs प्रोजेक्ट्स जीतने के लिए उन्हें टॉप टियर टेक्निकल कैपेबिलिटी चाहिए, और इसी वजह से उन्होंने जर्मनी से गंटर स्टीवंस को हायर किया है। हाँ, मैंने उनके बारे में पढ़ा। उनके पास बेयर और अल्टाना जैसे जायंट्स का 30 साल का एक्सपीरियंस है। इन्हें स्पेसिफिकली मटेरियल साइंसेज और एप्लीकेशन टेस्टिंग के लिए लाया गया है, राइट? सही कहा। एप्लीकेशन टेस्टिंग का मतलब सिर्फ केमिकल बनाना नहीं है। वो केमिकल एंड प्रोडक्ट में कैसा परफॉर्म करेगा, जैसे किसी माइक्रोचिप में या फोन की बैटरी में, इसकी टेस्टिंग करना जरूरी है। और इसका सीधा कनेक्शन उस सेमीकंडक्टर मटेरियल वाली बात से है जिसमें इम्प्योरिटीज का मार्जिन बिल्कुल 0 होना चाहिए। वो वहाँ 400 टन क्वांटिटी टारगेट कर रहे हैं जिसका प्राइस लगभग $40 से $50 पर किलो है। देखिए, क्वांटिटी बेशक कम लगे, पर डॉलर पर किलो का कैलकुलेशन उनके मार्जिन पोटेंशियल को दिखाता है। पर इन सब एडवांस सपनों को पूरा करने के लिए जमीन पर कंस्ट्रक्शन भी तो चाहिए।
जिसे हम कैपेक्स कहते हैं, और इनका रोड मैप काफी मैसिव लग रहा है। अगले 4 सालों में 1500 से 1600 करोड़ रुपए का टोटल कैपेक्स प्लान है। हाँ, सिर्फ FY27 में ही लगभग 300 से 350 करोड़ खर्च होंगे। उनका एसेट टर्नओवर रेशियो टारगेट 1.5 से 1.75 टाइम्स है। यानी हर एक नए इन्वेस्ट किए गए 100 करोड़ पर वो 150 से 125 करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और इस एक्सपेंशन का सेंटर उनकी साइट 5 है। साइट 5 के फेज 1 की टाइमलाइन क्लियर है। मई या जून 2026 तक कमीशन हो जाएगा। पहले 3 नए LSM प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे, 2 फार्मा और 1 एग्रो। वैलिडेशन बैचेस हो चुके हैं और ऑर्डर्स ऑलरेडी हाथ में हैं। पता है, जमीन पर इतना हैवी इन्वेस्टमेंट देखकर एक डर सा पैदा होता है। ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई पूरा नया आलीशान स्टेडियम बना रहा हो, बिना ये जाने कि वहां मैच देखने कोई आएगा या नहीं। क्या उनके पास सच में इतने ऑर्डर्स हैं जो इस 1600 करोड़ को जस्टिफाई करें? स्टेडियम की टिकट्स पहले ही बिक चुकी हैं, आप ऐसा समझिए। पिछले साल में ही उनकी फैसिलिटीज में 50 से ज्यादा कस्टमर ऑडिट्स हुए हैं। ऑडिट्स यानी बायर्स ने आकर फिजिकली चेक किया है। हाँ, और उन्होंने 19 नए मार्की क्लाइंट्स ऐड किए हैं। साइट 5 तो अभी कमीशन भी नहीं हुई, पर वहां ऑलरेडी मल्टीपल कस्टमर्स के प्री ऑडिट्स हो चुके हैं। ये एक रीइंफोर्सिंग फ्लाईव्हील बन चुका है। रीइंफोर्सिंग फ्लाईव्हील यानी एक कैपेबिलिटी दूसरे को खींचती है। R&D से नए कॉम्प्लेक्स केमिकल्स बनाते हैं, उससे नए टॉप टियर ग्लोबल कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं, फिर वहां से कैश फ्लो आता है जिसे वापस मशीनरी और R&D में डाल देते हैं। बिल्कुल भाई, और R&D कैपेबिलिटी अभी बहुत तेजी से एक्सपैंड हो रही है। Q2 FY27 में एक इंटरिम R&D सेटअप आएगा जिसमें 2 नए लैब्स जुड़ेंगे। एक 400 मेगाहर्ट्ज की NMR मशीन और 18 नए फ्यूम हूड्स लग रहे हैं। करते और NMR वही बॉडी MRI मशीन जैसा, बट मॉलिक्यूल्स के लिए। सही समझिए आप। पर ये 18 फ्यूम हूड्स तो बस टेम्पररी फेज में है। असली R&D एक्सपेंशन Q2 FY28 में दिखेगा। वहां 15 लैब्स और लगभग 140 फ्यूम हूड्स होंगे। करंट लैब स्ट्रेंथ लगभग डबल हो जाएगी। डबल मतलब पैरेलल टेस्टिंग पाइपलाइंस 2 गुनी हो जाएंगे। तो उस बॉटलनेक से छुटकारा मिल जाएगा जहां ऑर्डर होने पर भी टेस्टिंग डिले होती थी। एग्जैक्टली। और उतने ही नए CMA कॉन्ट्रैक्ट्स फ्यूचर में आएंगे। तो चलिए इस डीप डाइव को अब समेटते हैं। एथर इंडस्ट्रीज इस वक्त एक क्लियर ट्रांजिशन फेज में है और बहुत कॉन्फिडेंटली अपने फ्यूचर पे बेट लगा रहे हैं। Q4 के छोटे सेटबैक्स को अगर छोड़ दें तो FY26 की 38% ग्रोथ, ग्लोबल सप्लाई कंस्ट्रेंट्स का फायदा उठाना और सबसे इम्पॉर्टेंट 70% कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और CRAMS की तरफ बढ़ना, ये सब एक क्लियर स्ट्रेटेजिक विजन दिखाता है। और जो लोग मोड्स और एडवांटेजेस समझना चाहते हैं, उनके लिए ये एक लाइव एग्जाम्पल है। चाइना +1 को सिर्फ सस्ते लेबर के भरोसे नहीं, बल्कि वर्ल्ड क्लास केमिकल इंजीनियरिंग और उस कप ऑफ टी स्केल अप प्रिसिजन के साथ इंटीग्रेट करके कैसे ग्लोबल लेवल पर डोमिनेट किया जाता है। सही कहा। वो बेसिकली एक केमिकल सप्लायर से एक इंडिस्पेंसेबल टेक पार्टनर बनने की राह पर है। लेकिन इस सब के बावजूद स्क्रीनर डेटा से एक बड़ा सवाल और एक प्रोवोकेटिव थॉट निकल कर आता है। कैसा सवाल? एक ऐसी कंपनी जो लगातार प्रॉफिट्स बना रही है लेकिन अपने शेयर होल्डर्स को कोई डिविडेंड नहीं देती, और जिसका ROE पिछले 3 सालों से बैरली 8% रहा है। जब ये 1600 करोड़ का हैवी रीइन्वेस्टमेंट और R&D साइकिल पूरा होगा, क्या तब उस आम इन्वेस्टर को इस अग्रेसिव एक्सपेंशन का असली फाइनेंशियल रिटर्न मिलेगा, या क्या ये कैपिटल ऐसे ही नए प्लांट्स में फंसा रहेगा? ये एक ऐसी मिस्ट्री है जिसे मार्केट आने वाले सालों में बहुत नज़दीकी से ट्रैक